कर हतमी नतीजे के ऐलान तक का सफर किन उसूलों के तहत तय होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंतखाबात की शफाफियत या नतीजे पर बात करते हैं तो असल में हम इसी तरीक़ेकार पर बात कर रहे होते हैं। सही। ये दस्तावेज बताती है कि ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि महीनों पर फैला हुआ एक, यूं समझें कि एक मुनज़्ज़म सिलसिला है जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। एतमाद इसी तफसील से पैदा होता है। तो फिर आइए इस सिलसिले की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। जब इलेक्शन का ऐलान होता है तो उसको जमीन पर मतलब अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन है वो लोग जो इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सारा दारोमदार इन्हीं लोगों पर होता है। देखें, इस निज़ाम में 3 मरकजी किरदार हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी DROs, DROs, हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी ROs, और पोलिंग के दिन सबसे अहम शख्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी PO। इलेक्शन कमीशन इन अफसरान का तकर्रर करता है और ये आमतौर पर सरकारी महकमों या अदलिया से लिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही इनका तकर्रर होता है ये अपने महकमों के मातहत नहीं रहते। अच्छा, तो फिर ये किसको जवाबदा होते हैं? अपने तकर्रर से लेकर नताइज के ऐलान तक ये तमाम अफसरान बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के मातहत और इसी को जवाबदा होते हैं। तो इसका मकसद गैर जानिबदारी है? बिल्कुल, मकसद इनकी गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर अफसर को कानून के तहत एक हल्फ उठाना पड़ता है कि वो अपने फ़राइज़ बगैर किसी खौफ या हिमायत के कानून के मुताबिक अंजाम देगा। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रहती, बल्कि एक हिल्फी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये तो हुए वो लोग जो इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन होता कहाँ है? मेरा मतलब है पोलिंग स्टेशंस का मामला। क्या कोई भी इमारत पोलिंग स्टेशन बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी वाज़े कानून है। कोशिश यही होती है कि पोलिंग स्टेशन किसी सरकारी इमारत जैसे स्कूल या कॉलेज में बनाया जाए। इसकी कोई खास वजह? जी, वजह यह है कि किसी उम्मीदवार की ज़ाती मिल्कियत में पोलिंग स्टेशन बनाने की सख्ती से ममानियत है, ताकि किसी किस्म के दबाव का शायबा भी ना रहे। इसके अलावा वोटर्स की सहूलत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा। एक पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा 1200 वोटर्स और एक बूथ पर 300 वोटर्स की हद मुकर्रर की गई है, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो और अमल आसानी से मुकम्मल हो सके। और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हालात थोड़े कशीदा हों? इसके लिए भी इंतजाम मौजूद है। जिन पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया जाता है, वहां निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाजत है। ये छोटी छोटी तफसीलात दरअसल निजाम पर एतमाद कायम करने के लिए है ना। बिल्कुल। पोलिंग स्टेशन का गैर जानिबदार मकाम वोटर को ये हौसला देता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा। ठीक है, तो जब अमला और पोलिंग की जगहें तय हो जाएं, तो फिर मैदान में उतरने वालों की बारी आती है। ये उम्मीदवार बनने का सफर आखिर शुरू कैसे होता है? ये सफर नामजदगी के अमल से शुरू होता है। कोई भी अहल शख्स जो इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है, उसे कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं। ठीक है। इसके साथ उसे अपने और अपने अहले खाना के तमाम असासों और वाजिबात की तफसीलात भी देनी होती हैं। एक और शर्त यह है कि इंतखाबी मुहिम के अखराजात के लिए एक मखसूस बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसकी तफसीलात भी देनी पड़ती हैं। क्या उसकी कोई फीस भी होती है? जी हाँ, कौमी असम्बली के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए की नाकाबिले वापसी फीस जमा करवानी होती है। इसे आप एक तरह का पहला फिल्टर कह सकती हैं, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ संजीदा उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। तो कागज जमा करवाना एक बात है, उनका मंजूर होना दूसरी। इसकी जांच पड़ताल, जिसे स्क्रूटनी कहते हैं, वो कैसे होती है? क्या इसमें छोटी छोटी बातों पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं? स्क्रूटनी का मरहला बहुत दिलचस्प है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO इन कागजात की जांच करता है। वो वोटर लिस्ट की दुरुस्ती पर तो सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन अगर उम्मीदवार ने कोई गलत मालूमात फराहम की हो तो वो कागजात मुस्तरद कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही गैर मामूली नुक्ता है। कानून कहता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने अपने कर्ज, टैक्स या यूटिलिटी बिल वक्त पर अदा ना किए हों, लेकिन कागजात जमा करवाते वक्त वो ये तमाम अदायगियां कर दे, तो इस बुनियाद पर उसकी नामजदगी मुस्तरद नहीं की जाएगी। ये तो उम्मीदवारों के लिए एक तरह की रियायत हुई, लेकिन अगर किसी के कागजात फिर भी मुस्तरद हो जाएं, तो क्या खेल वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, इसके लिए अपील का हक मौजूद है।
उम्मीदवार आरओ के फैसले के खिलाफ एक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकता है, जिसकी सरबराही हाई कोर्ट का एक जज करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम शर्त है। अगर ट्रिब्यूनल मुकर्ररा वक्त में अपील पे फैसला नहीं करता तो अपील खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ओ, तो मतलब वक्त बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि इंतखाबी अमल गैर जरूरी ताखीर का शिकार ना हो। यानी रफ्तार इंसाफ पर हावी हो सकती है। एक तरह से कह सकती हैं, लेकिन इसी निजाम में एक और बहुत अहम चेक इन बैलेंस भी है। ट्रिब्यूनल के पास सू मोटो यानी अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार है। अच्छा, वो क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगे कि किसी उम्मीदवार की नामजदगी गलत तौर पर मंजूर कर ली गई है, तो वो किसी की अपील के बगैर भी खुद कार्रवाई कर सकता है। ये निजाम को अंदर से साफ रखने की एक कोशिश है। जब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आ जाती है तो फिर उनकी पहचान कैसे बनती है? मेरा मतलब है इंतखाबी निशान, जो हमारे यहाँ बहुत अहम समझा जाता है। बिल्कुल, निशान अलॉट करना एक अहम मरहला है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को तो उनकी जमात का निशान मिल जाता है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनको दस्तयाब निशानों की फहरिस्त में से तरजीह की बुनियाद या फिर कुरानदाजी के जरिए निशान दिया जाता है। और ये वोटर के लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर कम पढ़े लिखे इलाकों में। जी, ये उम्मीदवार की बसरी शनाख्त बन जाता है। और उन निशानों को जिस कागज पर छापा जाता है, यानी बैलेट पेपर, क्या वो कोई आम कागज होता है? हरगिज नहीं। बैलेट पेपर की छपाई का अमल यूं समझे करेंसी नोट की छपाई जितना ही हसास होता है। वाकई? जी, इसे एक खास वाटरमार्क वाले कागज पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के तहत छापा जाता है। ये सारी बारीकियां असल में धांधली को रोकने का एक जाल हैं। हर कदम पर एक चेक लगा दिया गया है ताकि कोई जाली बैलेट पेपर छापकर निजाम में दाखिल ना कर सके। इस पूरे अमल में एक बहुत ही ड्रामेटिक सूरत हाल भी हो सकती है। अगर कोई उम्मीदवार पोलिंग से पहले इंतकाल कर जाए तो क्या होता है? क्या इंतखाब मुलतवी हो जाता है? जी हाँ, अगर कोई उम्मीदवार पोलिंग से पहले फौत हो जाए तो उस हलके में पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया जाता है और सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाए तो इंतखाब जारी रहता है। इन दोनों में इतना बड़ा फर्क क्यों? इसके पीछे एक जमहूरी मंतिक है। किसी उम्मीदवार की मौत से इंतखाबी मसावत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है ना? वोटर्स के पास इंतखाब का हक महदूद हो जाता है, जबकि दस्तबरदारी उम्मीदवार का जाती फैसला है। इससे वोटर का हक मुतासिर नहीं होता, इसलिए अमल जारी रहता है। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन, पोलिंग का दिन। एक आम वोटर जब पोलिंग स्टेशन में दाखिल होता है तो उसके साथ क्या होता है? तरीक़ेकार बहुत वाज़ेह और मुनज़्ज़म है। वोटर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाता है, अमला वोटर लिस्ट में उसका नाम चेक करता है, उसका नाम बुलंद आवाज से पुकारा जाता है ताकि उम्मीदवारों के एजेंट सुन सकें। ठीक है। फिर उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही लगाई जाती है और बैलेट पेपर की पुश्त पर सरकारी मोहर लगाने के बाद उसे वोटर के हवाले कर दिया जाता है। इस पूरे अमल में वोट की राजदारी को यकीनी बनाना प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये तो एक मिसाली सूरत हाल है, लेकिन हम अक्सर बोगस वोटिंग या जाली वोटों की शिकायत सुनते हैं। क्या इस निजाम में इससे निमटने का कोई तरीका है? जी, इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीकाकार मौजूद है, जिसे टेंडर्ड बैलेट पेपर कहते हैं। फर्ज करें एक वोटर वोट डालने आता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट तो पहले ही कोई और डाल चुका है। ओह, तो फिर क्या होता है? क्या उसे वापस भेज दिया जाता है? नहीं, उसे वापस नहीं भेजा जाता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी शनाख्त की तस्दीक के बाद उसे एक खास बैलेट पेपर देता है। वोटर उस पर अपना वोट डालता है, लेकिन उसे बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय एक अलग लिफाफे में बंद कर दिया जाता है। और इसका क्या फायदा? शिकायत दर्ज करवा सकती हैं कि ये मेरी जगह है। सही। स्टैंडर्ड वोट बिल्कुल वही शिकायत है जो बाद में तहकीक के लिए अलग रख दी जाती है। ये तो वाकई एक जबरदस्त चेक है। क्या उम्मीदवारों के पास भी कोई इख्तियार होता है कि वो किसी वोटर को चैलेंज कर सके? बिल्कुल। अगर किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को शक हो कि कोई शख्स जाली वोट डालने आया है, तो वो उसकी शनाख्त को चैलेंज कर सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ फीस जमा करवानी पड़ती है। अच्छा। अगर चैलेंज गलत साबित हो तो फीस वापस हो जाती है, लेकिन अगर चैलेंज दुरुस्त निकले तो ना सिर्फ फीस जब्त हो जाती है, बल्कि उस जाली वोटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास उस दिन बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं। मसलन? वो किसी भी हंगामी सूरत हाल जैसे लड़ाई झगड़ा या धांधली की कोशिश की सूरत में पोलिंग को फौरी तौर पर रोक सकता है। अगर पोलिंग रोक दी जाए तो उन वोटों का क्या बनता है जो इस वक्त तक डाले जा चुके होते हैं?
वो तमाम वोट मनसूख हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन इस पोलिंग स्टेशन पर नए सिरे से पोलिंग का हुक्म देता है। ये इख्तियार इसलिए दिया गया है ताकि पोलिंग के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और अमल शफ़ाफ रहे। पोलिंग का वक्त खत्म, दरवाजे बंद। अब सबसे अहम मरहला शुरू होता है, गिनती। ये कहाँ और कैसे होती है? क्या बैलेट बॉक्स कहीं और ले जाते हैं? नहीं, और यही इस निज़ाम की शफाफियत की बुनियाद है। पोलिंग का वक्त खत्म होते ही गिनती का अमल फौरन उसी पोलिंग स्टेशन पर तमाम उम्मीदवारों के एजेंटों और मुबसिरीन के सामने शुरू हो जाता है। वहीं पर? जी, वहीं पर। बैलेट बॉक्स खोले जाते हैं, हर उम्मीदवार के वोट अलग अलग किए जाते हैं और फिर उनकी गिनती होती है। और नताइज का ऐलान कैसे होता है? गिनती मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक नतीजा तैयार करता है जिसे रिजल्ट ऑफ द काउंट कहते हैं। इस पर वो खुद और तमाम एजेंट दस्तखत करते हैं और उसकी एक कॉपी मौके पर ही हर एजेंट को दे दी जाती है। ये तो बहुत अहम है ताकि बाद में नताइज तब्दील न किए जा सकें। बिल्कुल। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ये नताइज और तमाम सामान ज़ाती तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाए। कानून में वाज़े लिखा है कि इसमें नाकाबिल मुआफ़ी ताख़ीर पर तादीबी कार्रवाई होगी। ये बात अहम है क्योंकि इंतखाबात के बाद अक्सर ये बहस होती है कि नताइज आने में ताख़ीर क्यों हो रही है। ये कानून बताता है कि इस ताख़ीर को कितनी संजीदगी से लिया जाता है। अच्छा, गिनती तो हो गई, लेकिन अगर मुकाबला बहुत ही करीबी हो, चंद सौ वोटों का फर्क हो, तो क्या उम्मीदवार किस्मत को कोसने के अलावा कुछ कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। कानून इस सूरत हाल के लिए भी रास्ता फराम करता है। अगर जीत का फर्क कुल डाले गए वोटों के 5% से कम हो या एक मखसूस तादाद से कम हो। क्या तादाद है वो? कौमी असेंबली के लिए 8,000 और सूबाई के लिए 4,000। तो हारने वाले उम्मीदवार की दरखास्त पर उस हलके में दोबारा गिनती करवाना लाजमी है। ये तो बहुत मुनसिफाना बात है, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अगर दो उम्मीदवारों के वोट बिल्कुल बराबर हो जाएं, तो क्या होता है? टॉस होता है? ये उस पूरे चार्टर का शायद सबसे हैरानकुन उसूल है। अगर दो उम्मीदवारों के वोट बिल्कुल बराबर हों तो टॉस नहीं होता, बल्कि दोनों को मुंतखब करार दिया जाता है। दोनों को? एक सीट पर दो लोग कैसे मुंतखब हो सकते हैं? वो दोनों आधी आधी मुद्दत के लिए सीट संभालते हैं। आधी आधी मुद्दत? जी, कुरान अंदाजी से सिर्फ ये फैसला होता है कि पहली बारी किसकी होगी। इसके पीछे शायद सोच ये है कि अवाम ने दोनों को बराबर की हिमायत दी है, तो किसी एक को कुरानंदाजी से पूरी मुद्दत के लिए मुंतखब करना जमहूरी रूह के खिलाफ होगा। ये तो बहुत ही गैर रवायती हल है, लेकिन ये अवाम के फैसले का एहतराम करता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के वोट बराबर हों तो फिर नए सिरे से इंतखाब होता है। और आखिर में जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाता है तो कामयाबी का सरकारी ऐलान कैसे होता है? रिटर्निंग ऑफिसर हतमी नतीजा तैयार करने के बाद इसे इलेक्शन कमीशन को भेजता है, जो सरकारी गजट में कामयाब उम्मीदवार का नाम शाया करता है। लेकिन यहाँ भी एक आखिरी चेक है। वो क्या? ये ऐलान सिर्फ उस सूरत में होता है जब कामयाब उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के अखराजात की तफसीलात जमा करवा चुका हो। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि उम्मीदवार ने कानून के दायरे में रहकर मुहिम चलाई है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने अफसरान के तकर्रुर से लेकर वोट बराबर होने की सूरत हाल तक का एक लंबा सफर तय किया। ये निज़ाम एक पेचीदा जाल की तरह है जिसमें हर कदम पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है ना? बिल्कुल। खास वाटरमार्क वाले कागज से लेकर टेंडर्ड वोटों की फोरेंसिक इंक्वायरी तक, और करीबी मुकाबलों में लाजमी दोबारा गिनती से लेकर बराबर वोटों की सूरत में मुद्दत की तकसीम तक। साफ, जवाबदेह और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाना है। लेकिन ये एक इंतखाब करवाने के बहुत बड़े लॉजिस्टिक और इंसानी चैलेंज को भी जाहिर करता है। हर उसूल, चाहे वो पोलिंग स्टेशन की जगह का तयन हो या बैलेट पेपर को फोल्ड करने का तरीका, इसका मकसद नतीजे पर एतमाद पैदा करना है। लेकिन असल इम्तिहान इन कवानीन पर अमल दरामद करवाने का होता है, खास तौर पर जब दबाव बहुत ज्यादा हो। सही कहा। एतमाद सिर्फ कानून से नहीं, उसके शफाफ निफाज से बनता है। बिल्कुल। इस चार्टर में एक आखिरी बात मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है, लेकिन हतमी फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया है। जी, ये हमारे लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी इस मेहनत से तैयार करदा दस्ती अमल को किस तरह तब्दील कर सकती है, और इस तब्दीली के लिए हमें किन नए चैलेंजेस और हिफाजती इकदामात की ज़रूरत होगी।